नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का मसौदा अपनी वेबसाइट पर रखा है और उस पर जनता के सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो इस विधेयक के मसौदे में क्या है उसका सामान्य डिस्कशन आज के अंक में कर रहे हैं। डिटेल एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तो इस विधेयक के ड्राफ्ट में काफी चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। यदि आपके पास में भी इस विधेयक के मसौदे को लेकर कोई सुझाव हो तो आप भी उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के ईमेल आईडी statelawcommission2018@gmail.com पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। यह जो विधेयक है वह केवल जनसंख्या कंट्रोल के लिए नहीं है, लेकिन जनसंख्या को स्थिर करना और जनता के कल्याण का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इसके उद्देश्य के अंदर यह दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश के पास जो संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, वे लिमिटेड हैं और इस कारण से जो भी पब्लिक है, जनता है, उन्हें भोजन अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिले, पीने का पानी शुद्ध मिले, रहने की अच्छी व्यवस्था हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, लाइवलीहुड यानी रोजगार के अवसर मिले और घर में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी और पावर यह उपलब्ध हो तथा सिक्योर लिविंग सुरक्षित जीवन सभी सिटीजन्स को प्राप्त हो, इसके लिए यह कानून लाना आवश्यक है। इसके हेतु से बच्चों के जन्म के अंदर पर्याप्त समय अवधि भी रखना वह आवश्यक है। इस प्रकार के ये उद्देश्य से यह एक बिल लॉ कमीशन ने बनाया है। इस विधेयक का ये जो मसौदा है इस पर सुझाव मंगवाए गए हैं। इसके बाद लॉ कमीशन इसे फाइनलाइज करके सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार इस पर निर्णय लेकर इसे विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। विधानसभा में यह पारित होने के बाद में महामहिम राज्यपाल महोदय के इस पर हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद यह उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2021 बनेगा। यह जब बनेगा उसके बाद में उसे गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा। जिस दिन इसे गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा उसके भी 1 साल बाद यह कानून पूरी तरह से लागू होगा। मैरिड कपल या वैवाहिक युगल किसे माना जाएगा? तो जिसका विवाह कानूनी तरीके से हुआ है उसे मैरिड कपल माना जाएगा, जिसमें लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी कोई धर्म या पर्सनल लॉ बहुपत्नित्व प्रथा या बहुपतित्व प्रथा को मान्यता देता है, उस केस में किस प्रकार से जो 2 चाइल्ड नॉर्म है वह गिना जाएगा उसका भी उदाहरण दिया है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास उसके धर्म के अनुसार बहुपत्नित्व प्रथा लागू होती है और उसके 3 पत्नियां हैं, बी, सी और डी। तो इस केस में ए और बी एक युगल माना जाएगा, ए और सी एक युगल माना जाएगा, ए और डी एक युगल माना जाएगा। अब यदि पत्नी बी, सी और डी इनसे एक एक बच्चा यदि है तो ए के केस में 2 से ज्यादा बच्चे हो गए, इसलिए उसने 2 चाइल्ड नॉर्म का वायोलेशन किया है। लेकिन जो भी तीनों पत्नियां हैं बी, सी और डी, उनके केवल एक एक ही बच्चा है, इसलिए उन्होंने 2 चाइल्ड नॉर्म्स का वायोलेशन नहीं किया। इस प्रकार से इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी प्रकार से जहां पर बहुपतित्व प्रथा हो कि जहां पर पत्नी एक है लेकिन उसके पति एक से ज्यादा हैं, तो वहां पर भी मैरिड कपल को किस प्रकार से गणना करनी उसका उदाहरण दिया हुआ है।
इस कानून की जो मुख्य बात है वह यह है कि जो भी व्यक्ति टू चाइल्ड नॉर्म्स को अपनाता है उसे कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, और जो टू चाइल्ड नॉर्म्स को नहीं अपनाता है उसे या तो कुछ सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी या कुछ डिसइंसेंटिव रहेगा। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सरकारी अर्ध सरकारी नौकरियों में हैं, वे यदि टू चाइल्ड नॉर्म्स को अपनाते हैं, अर्थात 2 बच्चे होने के बाद में वे स्टरिलाइजेशन ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो उन्हें क्या क्या लाभ मिलेंगे। एक तो उन्हें सर्विस के दौरान 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे, घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने हेतु सब्सिडी मिलेगी, घर कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगी, जो भी पानी, बिजली, मकान के टैक्स इत्यादि हैं उनमें भी कुछ रियायत दी जाएगी। मैटरनिटी लीव या पैटर्निटी लीव 12 महीने की मिलेगी, जिसमें पूरी तनख्वाह मिलेगी और उसके साथ में जो भी अलाउंस इत्यादि मिलते हैं वह सभी मिलते रहेंगे। जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3% ज्यादा मिलेगा, जो अभी नॉर्म्स हैं उससे 3% ज्यादा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसमें दिया जाएगा। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा, और बाकी के जो अन्य बेनिफिट हैं जो भी प्रिस्क्राइब किए जाएं वो दिए जाएंगे। जहां पर कोई पब्लिक सर्वेंट एक चाइल्ड होने के बाद में ही वॉलंटरी स्टरिलाइजेशन ऑपरेशन करवा लेता है, तो उसे जो अब तक आगे जो बताए गए बेनिफिट्स थे, इंसेंटिव्स थे, उसके अलावा और भी इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिनमें जो पहले बताया था पूरी सर्विस के दौरान 2 इंक्रीमेंट एडिशनल मिलेंगे, उसके अलावा 2 यानी टोटल 4 एडिशनल इंक्रीमेंट उसे मिलेंगे। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज, जो सिंगल चाइल्ड है वह जब तक 21 साल का हो तब तक उसे फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और अन्य सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए उस सिंगल चाइल्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। ग्रेजुएट होने तक उस सिंगल चाइल्ड को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। यदि वह सिंगल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है, बच्ची है, तो उसे हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस प्रकार के सिंगल चाइल्ड को गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रेफरेंस दी जाएगी, और इसके अलावा सरकार समय समय पर जो भी अन्य इंसेंटिव जारी करे वे इंसेंटिव भी सिंगल चाइल्ड को दिए जाएंगे। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, जनरल पब्लिक में से कोई टू चाइल्ड नॉर्म्स को एडॉप्ट करता है, तो उसे क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो उसे जो सेक्शन 4 में क्लॉज सी, डी, ई और एच में दर्शाए हैं वे बेनिफिट मिलेंगे। ये क्या है? सी के अंदर मकान कंस्ट्रक्ट करने के लिए सॉफ्ट लोन, डी के लिए पानी, बिजली, हाउस टैक्सेस, उनके जो चार्जेस हैं उनमें रिबेट, ई के अंदर मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव 12 महीने की विथ फुल सैलरी, और एच में अन्य जो भी बेनिफिट्स प्रिस्क्राइब किए जाएं सरकार के द्वारा समय समय पर। और यदि कोई जनरल पब्लिक में से 1 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट करता है, केवल एक ही बच्चा होने के बाद में वॉलंटरी स्टरिलाइजेशन ऑपरेशन करवा लेता है, तो उसे सेक्शन 5 के अंदर दर्शाए हुए बेनिफिट्स में से बी, सी, डी, ई और एफ क्लोज के बेनिफिट और मिलेंगे। ये क्या है वे फिर से देख लेते हैं। क्लॉज बी है, 20 साल की आयु तक उस सिंगल चाइल्ड को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उस सिंगल चाइल्ड को एडमिशन के अंदर प्रेफरेंस मिलेगा। ग्रेजुएशन तक उसको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। यदि इस प्रकार का सिंगल चाइल्ड गर्ल है तो हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, और सरकारी जॉब के लिए इस प्रकार के सिंगल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी।
यदि कोई युगल गरीबी रेखा से नीचे है और वह वन चाइल्ड पॉलिसी एडॉप्ट करता है, तो यदि वह वन चाइल्ड लड़का है तो लमसम 80,000 रुपया, और वन चाइल्ड लड़की है तो लमसम 1,00,000 रुपया उस युगल को दिया जाएगा। इस कानून के प्रभावी होने के बाद में जो भी टू चाइल्ड नॉर्म्स को एडॉप्ट नहीं करता है, अर्थात 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, तो उसे आगे बताए हुए कोई भी इंसेंटिव तो नहीं मिलेंगे, उसके साथ में ही कुछ डिसइंसेंटिव भी उस पर लागू होंगे। जैसे वह कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसको राशन कार्ड केवल 4 व्यक्तियों तक ही मिलेगा, जो युगल है वह और उसके 2 बच्चों तक। उसके बाद के जो बच्चे हैं उनके लिए राशन कार्ड से राशन नहीं प्राप्त होगा, लेकिन 4 व्यक्तियों तक का तो राशन मिलेगा। उसके अलावा जो भी डिसइंसेंटिव समय समय पर सरकार निर्धारित करे, वह डिसइंसेंटिव भी उस पर लागू होंगे। इसके अलावा भविष्य में जो भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, उनमें चुनाव लड़ने के लिए भी इस प्रकार का व्यक्ति जिसने टू चाइल्ड नॉर्म्स का वायोलेशन किया है वह एलिजिबल नहीं होगा। हालांकि अभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा उस समय वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी प्रकार से जो टू चाइल्ड नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं वह व्यक्ति सरकारी नौकरी भी नहीं पा सकेंगे। हालांकि जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं वह उस सरकारी नौकरी में कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन उस प्रकार के जो सरकारी नौकरी में कंटिन्यू रहे हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने टू चाइल्ड नॉर्म का वायोलेशन किया है, उन्हें आगे पदोन्नति नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो टू चाइल्ड नॉर्म्स को एडॉप्ट नहीं करते हैं उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा भी इस मसौदे में काफ़ी प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे मल्टीपल बर्थ्स हो जाए, यानी जुड़वा बच्चे या 3 बच्चे एक साथ पैदा हो जाए, एडॉप्शन किया जाए, किसी युगल ने किसी बच्चे को एडॉप्ट किया है लेकिन पहले से उनके बच्चे हैं, तब उस परिस्थिति में टू चाइल्ड नॉर्म्स की गणना कैसे होगी। यदि फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड डिसेबल पैदा हुआ है, उस केस में क्या थर्ड चाइल्ड किया जा सकता है, या जो फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड बर्थ के बाद उसकी डेथ हो गई तब क्या थर्ड चाइल्ड किया जा सकता है। इन सब के बारे में भी अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर उदाहरण के साथ में इस मसौदे में दर्शाया गया है, लेकिन उनके बारे में बाद में जब ये कानून बन जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। इस कानून को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कोई कंपलसरी स्टरिलाइजेशन वाली बात नहीं है जैसा कि इमरजेंसी के टाइम पर हुआ था, लेकिन जो भी टू चाइल्ड नॉर्म्स को एडॉप्ट करेगा उसे कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, और जो भी टू चाइल्ड नॉर्म्स को एडॉप्ट नहीं करेगा उसे सरकारी सुविधाओं में से कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगी, अर्थात डिसइंसेंटिव्स रहेगा। आपको ज्ञात होगा हमारा जो संविधान है उसके अनुसार हर 10 साल में जब जनगणना होती है तब जनगणना के अनुसार हर राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें होगी उसको हमें फिर से गिनती करनी होती है। लेकिन आजादी के बाद दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में अच्छे कदम उठाए, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में इस प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई। इसके कारण से दक्षिण के राज्यों ने उसका विरोध किया कि जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल का अच्छा काम हुआ है उन्हें इससे डिसइंसेंटिव रहेगा, वहां की लोकसभा की सीटें घट जाएगी। तो इसलिए वह जो जनगणना के बाद में लोकसभा की सीटों की पुनर्रचना, डिलिमिटेशन का जो कार्य है वह 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है संविधान के अंदर संशोधन करके। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश ने यह पहल की है उसके बाद में यदि उत्तर भारत के राज्यों में भी पॉपुलेशन स्थिर हो जाती है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, तो शायद फिर से वह जनगणना के आधार पर पूरे देश के अंदर लोकसभाओं का भी फिर से पुनर्गठन हो सकेगा और पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा।
आगे देखते हैं यह कानून किस प्रकार से बनता है, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, और यदि इसमें कुछ कठिनाई आएगी तो वह भी कानून संशोधन करके उसको दूर की जा सकती है। मुझे लगता है एक अच्छा कदम सरकार उठा रही है और सभी लोगों को इसका धन्यवाद सरकार को देना चाहिए और इसका सपोर्ट करना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।